हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7th साइंस का फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इतना बड़ा चैप्टर नहीं है ये, मतलब बड़ा है पर ओके, समझ में आ जाएगा आपको, राइट। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। In class 6, you learned that food is essential for all living organisms. You also learned that carbohydrates, proteins, fats, vitamins, and minerals are components of food. These components of food are called nutrients and are necessary for our body. तो यहाँ पे है कि हमने क्लास 6 में जैसे कि पढ़ा था कि जो फूड होते हैं वो बहुत असेंशियल होते हैं हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, क्योंकि हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मतलब रहने के लिए फूड चाहिए ही चाहिए। तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड बहुत नेसेसरी होते हैं, एसेंशियल भी होते हैं। तो जिसके हमने पढ़ा था कि लाइक जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स जो होते हैं ये सारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं। और ये जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं उनको हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, और ये बहुत नेसेसरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए। अगर आप किसी भी फूड को देख ले उसमें कोई ना कोई कंपोनेंट होता ही है, चाहे उसमें कार्बोहाइड्रेट हो, विटामिन हो, मिनरल हो, ठीक है। जैसे कि विटामिन ए होती हैं, विटामिन बी वगैरह ये सब होती हैं, कैल्शियम वगैरह होते हैं। तो ये जो सारे होते हैं वो सब कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं जिनको हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। Plants can synthesize food for themselves, but animals, including humans, cannot. They get it from plants or animals that eat plants. Thus, humans and animals are directly or indirectly dependent on plants. तो यहाँ पे है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, मतलब हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड तो चाहिए ही होता है, पर जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, मतलब वो अपना फूड खुद से बनाते हैं। जैसे कि हमने पहले भी इस प्रोसेस का नाम सुन रखा है जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। आपने ये टर्म सुन रखी होगी। तो वो अपना फूड खुद से सिंथेसाइज करते हैं, खुद से बनाते हैं, पर जो एनिमल्स होते हैं और इंक्लूडिंग ह्यूमंस, वो कैन नॉट, मतलब वो खुद से अपना फूड कभी नहीं बना सकते। खुद से इन सेंस कि हम लोग खुद से कभी भी पल्सेस नहीं बना सकते, राइट। उनको हम लोग, वो फार्मर्स ग्रो करते हैं, वो हम तक पहुंचाते हैं, वैसे है, राइट। या फिर हम खुद से अगर कोई सब्जी वगैरह उगाना चाहें तो हम उगा सकते हैं, बट इन लार्ज उसमें नहीं उगा सकते, राइट। हर कोई नहीं उगा सकता, तो फिर उसमें है कि हम लोग अपना फूड नहीं कर सकते। तो इसलिए हमको प्लांट्स के जो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स को ईट करते हैं वो तो प्लांट से खा लेते हैं। तो इसी से हमें पता चलता है कि जो ह्यूमंस और एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स के ऊपर, राइट। अब यहाँ पे वो जो यहाँ पे कह रहा है कि वो जो वॉन्ट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि मुझे जानना है कि जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। Plants are the only organisms that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide, and minerals. The raw materials are present in their surroundings. The nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of their body, to provide the energy to carry out life process. Nutrition is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body. तो है यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं वो एक ओनली ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। तो जो ये सब जो रॉ मटेरियल होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं हमारे सराउंडिंग में उनसे ही वो फूड बनाते हैं। तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो एनेबल होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए वो बिल्ड करते हैं हमारी बॉडी को, उसको ग्रो करने में हेल्प करते हैं। जो डैमेज पार्ट होते हैं बॉडी को उनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उनको रिपेयर करते हैं और कैरी करते हैं ये को हमारी लाइफ प्रोसेस तक, मतलब होल लाइफ तक हमारी ये प्रोसेस जो है वो चलती रहती है। फिर यहाँ पे जो न्यूट्रिशन और जो न्यूट्रिशन होता है मतलब वो होता है एक मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म
और यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। तो न्यूट्रिशन इन सेंस के वो हम अपनी बॉडी में ले रहे हैं और उसको बॉडी यूटिलाइज कर रही है अपनी, ठीक है। फिर है यहाँ पे द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो इज इट मीन्स सेल्फ एंड ट्रोफोस मीन्स नरिशमेंट। तो है यहाँ पे जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिजम्स खुद फूड बनाते हैं सिंपल सब्सटेंसेस को यूज़ करके, उनको हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, और जो बनाते हैं खुद से फूड लाइक जो प्लांट्स होते हैं उनको हम लोग ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, ठीक है। फिर है यहाँ पे देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। Animals are most other organisms take in food prepared by plants, they are called heterotrophs। तो जो एनिमल्स होते हैं और जो मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक ह्यूमंस भी, ये वो क्या कहते हैं फूड लेते हैं जो प्रिपेयर होता है प्लांट्स से, तो इनको हम लोग हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। हेटेरोस मतलब अदर, ठीक है। अब यहाँ पे पहेली कह रही है, पहेली वॉन्ट्स टू नो वाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट्स डू। तो यहाँ पे पहेली कह रही है कि मुझे जानना है कि हमारी बॉडी खुद से क्यों नहीं फूड बना सकती है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड मिनरल्स को यूज़ करके क्यों नहीं बना सकती जैसे प्लांट्स बनाते हैं। अब प्लांट्स जो है वो खुद से फूड बनाते हैं, राइट, वो खुद से ही बनाते हैं, पर हमारी बॉडी कभी भी खुद से नहीं बनाती है। हमें कहीं से हमें जाके बाज़ार से लेके ही बनाना पड़ेगा और उसको खाना पड़ेगा, राइट। हमारी बॉडी अंदर ही अंदर उस प्रोसेस को नहीं कर सकती है। अब यहाँ पे नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड, whether food is made in all parts of a plant or only in certain parts, how do plants obtain their raw materials from their surroundings, how do they transport them to the food factories of plants। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि अब हम पूछेंगे कि जो फैक्ट्रीज होती हैं प्लांट्स की वो कहाँ पे पाई जाती है, और जो फूड जो मेक होता है जो प्लांट्स बनाते हैं तो वो क्या एक ही पार्ट में बनता है या फिर सारे पार्ट्स में होता है, और क्या कहते हैं जो प्लांट्स होते हैं वो रॉ मटेरियल कैसे ऑब्टेन करते हैं हमारी सराउंडिंग्स में से, और कैसे वो ट्रांसपोर्ट करते हैं तो ठीक है। तो यही सारे क्वेश्चंस का आंसर हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो है यहाँ पे अब फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट ईच ऑफ द reach in the leaf. Water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves. Carbon dioxide from air is taken in through the tiny pores present on the surface of leaves. These pores are surrounded by guard cells. Such pores are called stomata. तो है यहाँ पे जो लीव्स होती हैं वो फूड फैक्ट्रीज होती हैं प्लांट्स की। फूड फैक्ट्रीज मतलब जो लीव्स का पार्ट होता है प्लांट में वहाँ पे ही फूड बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे है कि इसीलिए जो भी रॉ मटेरियल होता है वो लीफ तक पहुँचता है। तो जो वाटर और मिनरल जो वो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं तो वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं रूट्स के थ्रू और वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं लीव्स तक। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारे एटमॉस्फेयर में होती है, एयर में होती है, तो वो टाइनी पोर्स जो प्रेजेंट होते हैं सरफेस ऑफ लीव्स पे, वो आपने कभी भी देखे नहीं होंगे, बहुत माइक्रोस्कोपिक होते हैं वो, तो वो प्रेजेंट होते हैं लीव के सरफेस पे और वो सराउंड होते हैं, मतलब वो गार्ड सेल्स के सराउंड होते हैं। तो उन पोर्स को हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। तो उसके थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड है लाइक उसके थ्रू हम गैस एक्सचेंज करते हैं, समझ लीजिए आप, उसके थ्रू हम लोग गैस एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भूजो कह रहा है, भूजो वांट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स रीच द लीव्स। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो वाटर और मिनरल्स होते हैं जो रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब किए जाते हैं वो लीव्स तक कैसे पहुँचते हैं। तो है यहाँ पे वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू द रूट।
the stem and the branches and the leaves. They form a continuous path or passage for the nutrients to reach the leaf. They are called vessels. You will learn more about transport of materials in plants in chapter 7. तो यहाँ पे अभी सिंपली ये दे रखा है कि जो वाटर और मिनरल्स होते हैं वो ट्रांसपोर्टेड होते हैं लीव्स तक बाय एक सर्टेन वेसल मतलब एक टिश्यूज़ आप समझ लीजिए होते हैं प्लांट्स में, ये जो पाइप के जैसे रन करते हैं पूरे प्लांट्स में, जो रूट्स स्टेम्स ब्रांचेस एंड लीव्स तक वो पूरे रन करते हैं, तो एक कंटिन्यूअस पाथ और पैसेज बनाते हैं। तो उसी के हेल्प से जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वाटर एंड मिनरल्स होते हैं, वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं लीफ तक। अब यहाँ पे पहेली कह रही है, पहेली वांट्स टू नो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द लीव्स दैट दे कैन सिंथेसाइज फूड बट अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट कैन नॉट। तो ये यहाँ पे कह रही है कि मतलब इतना क्या स्पेशल है लीफ में कि सिर्फ वही पार्ट बना सकता है फूड और कोई भी पार्ट नहीं बना सकता है प्लांट में फूड। तो है यहाँ पे द लीव्स have a green pigment called chlorophyll. It helps leaves to capture the energy of the sunlight. This energy is used to synthesize food from carbon dioxide and water. Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis. तो है यहाँ पे कि जो लीव्स तो देखो लीव्स में इसलिए ही बनाया जाता है कि जो लीव होती है वो एक ग्रीन पिगमेंट उसके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। देखो जो क्लोरोफिल होता है वो हेल्प करता है प्लांट को सनलाइट एनर्जी को कैप्चर करने में और उसको जो उसके एनर्जी होती है वो यूज़ करने में, उसको सिंथेसाइज करने में। जो फूड प्रिपेयर होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से, तो जो सिंथेसाइज ऑफ फूड होता है वो अकर होता है सन की प्रेजेंस में, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में। इसीलिए हम इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सो फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मतलब टू कॉम्बाइन। तो लाइट टू कॉम्बाइन मतलब जो लाइट भी हमें उसमें होती है और बाकी सारी जो भी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड मिनरल्स ये सारे भी जो होते हैं वो सब पूरे कॉम्बाइन हो जाते हैं, फिर उसी प्रोसेस से हमें फूड मिल जाता है, मतलब हमें नहीं सॉरी प्लांट्स को फूड मिल जाता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे समझ गए सिंपली है। यहाँ पे जो सनलाइट जैसे कि अगर आप एक प्लांट लो तो आप प्लांट्स को कहाँ पे रखते हो, बेसिकली रूफ़ पे रखते हो, क्योंकि आपके रूफ़ पे मतलब आपकी छत पे सनलाइट आती रहती है। आप कहीं पे भी उसको कोई भी ऐसे प्लांट्स को आप अंदर नहीं रखते हो, घर के अंदर नहीं रखते हो, क्योंकि अगर आप घर के अंदर रखोगे तो आपको पता है कि वो मुरझा जाएगा। अब वो मुरझा क्यों जाता है, क्योंकि उसको सनलाइट नहीं मिलती है। अब उसको सनलाइट नहीं मिलेगी तो वो फूड भी अपने लिए प्रिपेयर नहीं कर पाएगा। जैसे कि हमको अगर खाना ना मिले तो भाई हम तो जिसके 1 दिन 2 दिन पर उसके बाद तो हम लोग एकदम मुरझा जाएंगे भाई, एकदम एनर्जी लो, एकदम आप कुछ नहीं कर सकते, वैसा हो जाता है। इसीलिए जो प्लांट्स हैं वो भी मुरझा जाते हैं। तो सनलाइट बहुत एक इम्पॉर्टेंट वो भी होता है प्लांट्स के लिए, इसीलिए वो इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि वो उनसे फूड बनाते हैं। ठीक है, अब है यहाँ पे सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ photosynthesis. It is a unique process on the earth. The solar energy is captured by the leaves and stored in the plants in the form of food. Thus, sun is the ultimate source of energy for all living organisms. तो हमने जैसे कि देखा कि जो क्लोरोफिल सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सारे जो हैं वो नेसेसरी होते हैं जो कैरी करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को। तो ये बहुत यूनिक प्रोसेस होती है हमारे अर्थ पे। जो सोलर एनर्जी है वो कैप्चर करी जाती है लीव्स के थ्रू, वो स्टोर करी जाती है जिससे जो प्लांट है वो फूड बना सके अपने लिए। तो इससे हमें पता चलता है कि जो सन है वो एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। यस, क्योंकि देखो हर एक चीज़ ना कनेक्टेड होती है इस अर्थ पे, राइट। प्लांट्स है तभी ह्यूमंस हैं तभी ये पूरी हमारी सराउंडिंग्स भी हैं,
और प्लांट्स है इसलिए एनिमल्स भी है, राइट। तो वो एक पूरा साइकिल है। और सन भी हमें क्यों चाहिए भाई? देखो, सन अगर नहीं होता है अर्थ पे, सन अगर नहीं होगा तो ना ही तो कभी भी धूप होएगी और ना ही कभी भी बारिश होगी, क्योंकि कभी भी इवेपोरेशन नहीं हो पाएगा, राइट। इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है और जब क्लाउड्स बनते हैं तभी बारिश होती है। तो इसलिए एक सन भी इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो उसी वजह से यहाँ पे दे रखा है। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी any food. The survival of almost all living organisms, directly or indirectly, depends upon the food made by plants. Besides oxygen, which is essential for the survival of all living organisms, is produced during photosynthesis. In the absence of photosynthesis, life would be impossible on the earth. तो यह है यहाँ पे क्या क्या आप इमेजिन भी कर सकते हो लाइफ ऑन दी अर्थ लाइक इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहने को तो एक फूड मेकिंग प्रोसेस होती है प्लांट्स के लिए, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए भी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ही हमें ऑक्सीजन भी मिलती है। तो जो एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस में ना ही तो हमें फूड मिल पाएगा, जो सर्वाइवल होता है वो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग डिपेंड होते हैं प्लांट्स के उस पर, तो वो जो सर्वाइवल होता है वो हमें नहीं मिल पाएगा। और आल्सो जो ऑक्सीजन होती है वो भी हमें नहीं मिल पाएगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ही हमें ऑक्सीजन मिल पाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम, फिगर 1.3 डायग्राम शोइंग फोटोसिंथेसिस। तो क्या होता है, ये जो क्लोरोफिल है जो लीफ के अंदर प्रेजेंट होती है वो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करती है। कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब की जाती है स्टोमेटा के थ्रू, एंड वाटर एंड मिनरल्स रूट्स में होते हैं वो रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब किए जाते हैं। तो ये सारी प्रोसेस जब होती है तो जो ऑक्सीजन है वो एक्सेल की जाती है प्लांट्स के थ्रू। एक्सेल मतलब बाहर निकाली जाती है बेसिकली, इन सेंस जैसे कि हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं, वैसे ही जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन एक्सेल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स in the presence of sunlight, the carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. The process can be represented in an equation. तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर सनलाइट अपॉन क्लोरोफिल इज इक्वल्स टू कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। तो यहाँ पे दिया गया है कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल होती है लीव्स, तो जो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से ही हमें जो फूड है वो मिल पाता है। तो ये जो इक्वेशन है, ये पूरी जो प्रोसेस है वो रिप्रेजेंट कर दी जाती है इस इक्वेशन से, जिसके आप देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर सनलाइट अपॉन क्लोरोफिल, ये सब जब पूरा मिक्स होते हैं तब हमको कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन मिलती है। कार्बोहाइड्रेट मतलब जो फूड प्रिपेयर होता है प्लांट्स के लिए, और ऑक्सीजन जो हमारे लिए होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्लोरोफिल का दे रखा है तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो गार्ड सेल्स होती हैं उसके बीच में यहाँ पे स्टोमेटा होता है, और ये जो ग्रीन होती हैं ये सब क्लोरोफिल होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सेक्शन ऑफ यहाँ पे स्टोमेटा देखिए, गार्ड सेल्स हैं उसके बीच में स्टोमेटा ओपनिंग है, ठीक है। तो ये होता है। फिर यहाँ पे ये हो गया, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टार्च इज आल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। तो जो प्रोसेस होती है उसमें ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ करी जाती है, और जो प्रेजेंस ऑफ स्टार्च होता है वो लीव्स में अकर होता है, वो इंडिकेट्स करता है। और जो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में और जो स्टार्च होता है वो भी एक कार्बोहाइड्रेट होता है। तो यहाँ पे भूजो कह रहा है, भूजो हैज ऑब्जर्व्ड सम प्लांट्स विद डीप रेड, वायलेट और ब्राउन लीव्स। ही वांट्स टू नो whether these plants also carry out photosynthesis। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि
उसने जिसके ऑब्ज़र्व आपने भी करे होंगे, जो कुछ प्लांट्स होते हैं जो डीप रेड, वॉयलेट और ब्राउन लीव्स के बने के होते हैं, तो सोच रहा है कि क्या ये प्लांट्स भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अकर करते हैं, मतलब इनमें भी होती है कि नहीं। तो इससे पहले ही एक्टिविटी बनने के से पहले मैं ये सेल्स का पढ़ लेती हूँ, जिससे आपको एक छोटा सा पता चल जाएगा कि सेल्स क्या होती हैं, ठीक है। यू हैव सीन द बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स, सिमिलरली द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ tiny units called cells. Cells can be seen only under the microscope. Some organisms are made of only one cell. The cell is enclosed by a thin outer boundary called the cell membrane. Most cells have a distinct centrally located spherical structure called the nucleus. The nucleus is surrounded by a jelly-like substance called cytoplasm. तो है यहाँ पे कि जैसे कि हम आपने देखा होगा जो बिल्डिंग होती है वो ब्रिक्स से बनी होती है, वैसे ही जो हमारी बॉडी है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो सेल्स से बनी होती है। टाइनी यूनिट्स होती हैं जिनको हम लोग सेल्स कहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा टाइनी होती हैं ये, जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप के नीचे ही देख सकते हैं, वो ऐसे नॉर्मली नहीं दिख सकती हैं। तो जो कुछ एनिमल्स कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिर्फ सेल्स के ही बने होते हैं, जिसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ सेल्स के बने होते हैं, जिसमें सिर्फ एक सेल होती है। तो जो सेल होती है वो इनक्लोज्ड होती है एक आउटर बाउंड्री से, जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो जितनी भी अंदर है उसके बाहर एक बाउंड्री है, आउटर बाउंड्री, जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो जो मोस्ट ऑफ द सेल्स हैं वो मतलब सेंट्रली लोकेटेड होती हैं एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर के पास, इसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये न्यूक्लियस होता है। तो जो न्यूक्लियस होता है वो सराउंडेड होता है बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ मतलब वो सराउंडेड होता है एक जेली लाइक सब्सटेंस, जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। तो यही तो सेल्स के बारे में यहाँ पे आपने दिया गया है। अब यहाँ पे ये भी है, बिसाइड्स लीव्स फोटोसिंथेसिस आल्सो टेक place in other green parts of the plant. In green stems and green branches, the desert plants have scale or spine-like leaves to reduce loss of water by transpiration. These plants have green stems which carry out photosynthesis. तो यहाँ पे हमें दे रखा है कि लीव्स को छोड़ के ये जो फोटोसिंथेसिस है वो अदर ग्रीन प्लांट पार्ट्स ऑफ प्लांट में भी करी जाती है, लाइक ग्रीन स्टेम ऑफ ग्रीन ब्रांचेस, इन सब में भी होती है। तो जैसे कि डेजर्ट प्लांट्स होते हैं जिसमें लाइक सिर्फ स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स होती हैं, वो जो रिड्यूस करते हैं लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। तो ये जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन स्टेम्स के थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैरी करते हैं, ठीक है। अब ये एक्टिविटी 1.1 था, इसको हम लोग छोड़ते हैं। फिर है यहाँ पे परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6. Record your results and now leave the pot which was earlier kept in the dark in the sunlight for 3 to 4 days. Perform the iodine test again on its leaves. Record your observation in your notebook. The leaves other than green also have chlorophyll. The large amount of red, brown and other pigment mask the green color. Photosynthesis takes place in these leaves also. तो यहाँ पे है कि जो लीव्स होती है अदर देन ग्रीन तो वो भी क्लोरोफिल कंटेन करती हैं। मतलब यहाँ पे जितनी भी आप लीव्स देख सकते हैं वो ग्रीन कलर की नहीं है, मतलब कोई येलो कोई पर्पल कुछ कलर की हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, ये भी क्लोरोफिल कंटेन करती हैं। और जो लार्ज अमाउंट ऑफ रेड ब्राउन पिगमेंट होता है वो कंटेन करता है ग्रीन कलर को। तो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है इन सब में भी होती है। यू ऑफन सी स्लाइमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और स्टेजनेंट वाटर बॉडीज
These are generally formed by the growth of organisms called algae. Can you guess why algae are green in color? They contain chlorophyll, which gives a green color. Algae can also prepare their own food by photosynthesis. तो यहाँ पे दिया गया है कि आपने देखा होगा जैसे कि स्लाइमी ग्रीन पैचेस होते हैं पॉन्ड्स में, या फिर जो वाटर बॉडीज़ होती हैं, जैसे कि स्टेजनेंट मतलब जो एक जगह पे लाइक स्थिर जो वाटर बॉडीज़ होती हैं जिनको कॉमनली यूज़ नहीं किया जाता है, वो जो वाटर बॉडीज़ होती हैं तो उनमें ना जनरली एक जो ग्रोथ फॉर्म होने लग जाती है एक बाय ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गे. तो जो एल्गे होता है कि मतलब आप सोच सकते हैं कि जो एल्गे होता है वो ग्रीन क्यों होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि वो जो स्लाइमी ग्रीन पैचेस होते हैं वो ग्रीन एकदम कलर के होते हैं, तो इसको हम लोग एल्गे कहते हैं. तो जो एल्गे होता है वो कंटेन करता है क्लोरोफिल, जिस वजह से ये उसका जो कलर है वो ग्रीन हो जाता है. तो एल्गे जो है वो भी अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. अब यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स. You have just learned that plants synthesize carbohydrates through the process of photosynthesis. The carbohydrates are made of carbon, hydrogen, and oxygen. These are used to synthesize other components of food such as proteins and fats. But proteins and nitrogenous substances which contain nitrogen, from where do the plants obtain nitrogen? तो ये यहाँ पे कि जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि जो सिंथेसिस ऑफ जो कार्बोहाइड्रेट है वो एक फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू होती है. तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं. तो ये जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं सिंथेसाइज ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन्स और फैट्स. तो जो प्रोटीन्स होती है वो नाइट्रोजियस सब्सटेंस है जो कंटेन करती है नाइट्रोजन. तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि प्लांट नाइट्रोजन कैसे ऑब्टेन करता है. तो रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन abundance in gaseous form in the air. However, plants cannot absorb nitrogen in this form. Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and releases it into the soil. These are absorbed by the plants along with water. Also, you might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen to the soil. In this way, the plants fulfill their requirements of nitrogen along with the other constituents. Plants can synthesize proteins and vitamins. तो यहाँ पे है कि जैसे कि आप रिकॉल करो कि जो नाइट्रोजन होती है वो एक एविडेंस गैशियस फॉर्म में प्रेजेंट होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारी एयर में. तो उसी वजह से जो प्लांट्स होते हैं वो ऐसे एब्जॉर्ब नहीं करते, मतलब डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं करते नाइट्रोजन को इस फॉर्म में. तो सॉइल ना एक सर्टेन बैक्टीरिया क्या कहते हैं उसके मतलब सॉइल के अंदर एक सर्टेन बैक्टीरिया होता है जो कन्वर्ट करता है गैशियस नाइट्रोजन फॉर्म को एक यूजुअल फॉर्म में और उसको रिलीज़ करता है सॉइल में. तो ये जो रिलीज़ वो कर देता है, तो उसके बाद ये एब्जॉर्ब करी जाती है प्लांट्स के थ्रू, जो मतलब वो वाटर के साथ वो एब्जॉर्ब हो जाती है. तो आल्सो मतलब वैसे कि हमने देखा है जो फार्मर्स होते हैं वो फर्टिलाइज़र्स ऐड करते हैं जो रिच होता है नाइट्रोजन में, तो सॉइल में. तो जो इसी वजह से जो प्लांट्स हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट को फुल करते हैं नाइट्रोजन की ही अलॉन्ग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स. और जो प्लांट्स होते हैं वो सिंथेसाइज करते हैं फोटोसिंथेसिस एंड विटामिन्स. ठीक है. अब है यहाँ पे अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. There are some plants which do not have chlorophyll. They cannot synthesize food. How do they survive, and from where do they derive nutrition? Like humans and animals, such plants depend on the food produced by other plants. They use the heterotrophic mode of nutrition. Look at figure 1.5. Do you see a yellow, very branched structure twirling around the stem and branches of a tree?
This is a plant called Cuscuta amarbale. It does not have chlorophyll. It takes ready-made food from the plant on which it is climbing. The plant on which it is climbing called the host, since it deprives the host of valuable nutrients. तो यहाँ पे दिया गया है हमें कि जो आपने जिसकी देखा होगा कि जो कुछ प्लांट्स हैं होते हैं जो मतलब जो क्लोरोफिल कंटेन नहीं करते, उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होती है, तो वो सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं अपना फूड। तो वो कैसे सर्वाइव करते होंगे भाई? बिना सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं वो फूड, तो कैसे सर्वाइव करते होंगे? तो लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, तो ये जो प्लांट्स होते हैं वो भी डिपेंड होते हैं अदर प्लांट्स पे जो फूड प्रोड्यूस करते होते हैं। तो इसी वजह से ये यूज़ करते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे कि यहाँ पे फिगर 1.5 में यहाँ पे दे रखा है कि यहाँ पे ये पूरा ये इसने कवर कर रखा है, इसकी स्टेम्स, लीव्स वगैरह येलो पैचेस ने कवर कर रखी है। तो ये जो एक प्लांट है ये कस्कुता मतलब अमरबेल, तो ये क्लोरोफिल कंटेन नहीं करता है, ये रेडीमेड फूड लेता है फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग। तो मतलब जिस प्लांट पे ये क्लाइंब कर रहा है उससे वो रेडीमेड फूड लेता है। तो जिस प्लांट पे क्लाइंब करता है उसको होस्ट कहा जाता है। तो इसी वजह से ये डेप्राइव करता है, मतलब ये उसी उस पर क्लाइंब करता है जो वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स कंटेन करता है। Here which are directed downwards. When an insect lands in the pitcher, the lid closes and the trapped insect gets entangled into the hair. The lid closes and the insect is trapped. The insect is digested by the digestive juices secreted in the pitcher and its nutrients are absorbed. Such insect-eating plants are called insectivorous plants. Sorry, मैं यहाँ पे भूल गई थी। Cuscuta is called the parasite. Are you and other animals also a kind of parasite? You should think about it and discuss with your teacher. तो यहाँ पे दिया गया है कि जो कस्कुता होता है वो एक पैरासाइट प्लांट होता है, मतलब जो प्लांट्स होते हैं जो दूसरे पे क्लाइंब करते हैं उन सारे प्लांट्स को हम लोग पैरासाइट प्लांट्स कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स? दे आर अ फ्यू प्लांट्स which can trap insects and digest them. It is not amazing. Such plants may be green or of some other color. Look at the plant in figure 1.6. The picture-like or jug-like structure in the modified part of leaf. The apex of the leaf forms a lid which can open and close the mouth of the pitcher inside the pitcher. There are hair which are directed downwards. When an insect lands in the pitcher, the lid closes and the trapped insect gets entangled into the hair. The lid closes and the insect is trapped. The insect is digested by the digestive juices secreted in the pitcher and its nutrients are absorbed. Such insect-eating plants are called insectivorous plants. It is impossible that such plants do not get all the required nutrients from the soil in which they grow. तो है यहाँ पे कि जैसे कि आपने देखा होगा या फिर सुना होगा कि जो प्लांट्स जो एनिमल्स को खाते हैं, आपने देखा होगा ऐसे, ठीक है। तो कुछ प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं, उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं अपने अंदर। तो ये एक बहुत अमेजिंग बात नहीं है। तो इन सारे प्लांट्स को मे बी एक ग्रीन और सेम अदर कलर के होते हैं, और ये जो प्लांट होते हैं जिसके आप फिगर 1.6 में देख सकते हैं, ये पिक्चर लाइक होते हैं और जग लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं। तो ये मॉडिफाइड पार्ट होता है लीफ का। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लिड। तो जो एपेक्स होता है लीफ का वो एक लिड फॉर्म करता है और वो ओपन और क्लोज होती है, उसके माउथ की तरह वो ओपन और क्लोज होती है। तो इनसाइड द पिक्चर
और यहाँ पे मतलब बहुत सारे हेयर लाइक वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो डायरेक्टली डाउनवर्ड्स वो करते हैं। तो जब भी कोई इंसेक्ट लैंड करता है पिक्चर पे और वो ट्रैप हो जाता है तो वो उन हेयर्स के थ्रू डाइजेस्ट हो जाता है, डाइजेस्टिव जूसेस के थ्रू डाइजेस्ट हो जाता है एंड अब्जॉर्ब्ड हो जाता है। तो ये जो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स होते हैं उनको हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। तो ये पॉसिबल हो सकता है कि जो ये प्लांट्स होते हैं तो एक लाइक सफिशिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स पूरी नहीं कर पाते हैं अपने सॉइल में इन विच दे ग्रो। तो यहाँ पे भूजो कह रहा है, भूजो इज कंफ्यूज्ड इफ द पिक्चर प्लांट इज ग्रीन एंड कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस दीज देन व्हाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट्स। तो यहाँ पे ये कंफ्यूज है कि जब मतलब पिक्चर प्लांट खुद ग्रीन वो कंटेन करता है और फोटोसिंथेसिस करता है तो क्यों फिर वो खाते हैं। तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं वो कंटेन करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस राइट, बट वो ऐसे भी न्यूट्रिशन टेक करते हैं, इसमें ये सिंपली है। अब यहाँ पे सेप्रोट्रॉफ्स, यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम्स sold in the vegetable market. You may have also seen fluffy umbrella-like patches growing in moist soils or on rotting food during the rainy season. Let us find out what type of nutrients they need to survive and from where they get them. तो है यहाँ पे इसके आपने देखा होगा जो पैकेट्स होते हैं जिसमें मशरूम जो है वो बेची जाती है वेजिटेबल मार्केट में, और आपने देखा होगा जो फ्लफ़ी अम्ब्रेला लाइक पैचेस होते हैं जो ग्रो होते हैं मॉइस्ट में सॉइल्स में और अदर रॉटिंग फूड वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि ये जो टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सर्वाइव कैसे करते हैं, फ्रॉम वेयर दे गेट देम। अब यहाँ पे एक्टिविटी है, इसको हम लोग स्किप करेंगे। These organisms are called fungi. They have a different mode of nutrition. They absorb the nutrients from the bread. This mode of nutrition, in which organisms take in nutrients from dead and decaying matter, is called saprotrophic nutrition. Such organisms with saprotrophic mode of nutrition are called saprotrophs. तो ये जो सारे organisms होते हैं उनको हम लोग फंजाई कहते हैं। जैसे कि आपका जो आपने कब देखा होगा जो ब्रेड होता है वो उसमें जिसके हमने सुना होगा ना इसके ब्रेड पे फंगस लग गया है, फिर जो मशरूम होते हैं वो भी फंजाई वगैरह होते हैं। तो ये जो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, मतलब वो डेड जब होता है मैटर और जो भी है तो उसको उनसे जो फूड टेक करते हैं वो सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। और जो सच ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं उनको सेप्रोट्रॉफ कहते हैं। फंजाई आल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर, क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स that are left in hot and humid weather for a long time. During the rainy season, they spoil many things. Ask your parents about the menace of fungi in your house. The fungal spores are generally present in the air. When they land on wet and warm things, they germinated and grow. Now, can you figure out how we can protect our things from getting spoiled? तो यहाँ पे है कि जो फंजाई होती हैं वो ग्रो करती हैं पिकल्स, लेदर, क्लोथ्स वगैरह बहुत सारी चीज़ों पे वो ग्रो करती हैं और वो हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में बहुत लॉन्ग टाइम तक ग्रो करती हैं। तो रेनी सीज़न में वो लाइक स्पॉइल हो जाती हैं मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी स्पॉइल होती है और उस पर फंजाई लग जाती है। जो फंगल स्पोर्स होते हैं वो जनरली प्रेजेंट होते हैं एयर में और वो कहीं पे जाकर लैंड करते हैं तो वो हॉट एंड वार्म थिंग पे जर्मिनेट होते हैं, ग्रो करते हैं। और नाउ वी कैन फिगर आउट कि कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने चीज़ों को स्पॉइल होने से। तो सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स. This relationship is called symbiosis. For example, certain fungi live inside the roots of plants and the plants provide nutrients to the fungus, and in return the fungus provide water and certain nutrients.
In organisms called lichens, a chlorophyll containing partner, which is an alga, and a fungus live together. The fungus provides shelter, water and minerals to the alga, and in return the alga prepares the food for the fungus. तो यहाँ पे है कि जो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो साथ में रहते हैं और वो शेयर करते हैं बोथ शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स एक दूसरे के साथ। तो ये जो रिलेशनशिप है उसको हम लोग कहते हैं सिम्बायोसिस, मतलब इसका पूरा नाम है सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। तो फॉर एक एग्जांपल, जो लाइक सर्टेन जो फंजाई होती है वो प्लांट उसके अंदर प्लांट्स के रूट्स में रहती हैं, और जो प्लांट्स होता है वो प्रोवाइड करता है उसको न्यूट्रिएंट्स फंगस को, और फंगस इन रिटर्न प्रोवाइड करती है वाटर एंड सर्टेन मिनरल्स प्लांट्स को। अब जैसे कि यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको हम लोग लाइकेन कहते हैं, तो वो एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होता है विच इज़ एन एल्गा। वो मतलब क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर वो करता है जिसको हम लोग एल्गा कहते हैं ना, फंगस लिव टुगेदर। तो उसमें क्या होता है, जो फंगस होता है वो शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स प्रोवाइड करता है एल्गा को, एंड एल्गा इन रिटर्न प्रोवाइड करता है प्रिपेयर्ड फूड प्रोवाइड करता है फंगस को। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस जो ये तो बेसिकली इसमें क्या है, जब टू ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, तो उसको हम लोग सिम्बायोसिस रिलेशनशिप कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पार्ट 1 हम लोग ख़त्म करते हैं। इसका पार्ट 2 मैं जल्द ही लाऊंगी। इसमें हम लोग ऑलमोस्ट पूरा मैं कोशिश करूँगी कि ये चैप्टर मैं कंप्लीट कर दूँ। Thank you so much for watching. Like my video and share with your friends to help them also subscribe my channel. Thank you so much and bye.